1941 Meaning of Accounting. In 1941, the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) had defined accounting as the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. तो जो 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है वो अकाउंटिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का आर्ट है किसी भी मनी या ट्रांजैक्शन या इवेंट को वो सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और समराइज करता है और ये फाइनेंशियल इन नेचर रहता है जिसकी वजह से कि हम रिज़ल्ट को इंटरप्रीट कर पाते हैं मतलब कि हम जो भी रिज़ल्ट है उससे पता कर पाते हैं, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता कर पाते हैं कि इस ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. विथ ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग इट्स स्कोप बिकेम बॉर्डर. तो क्योंकि जो अकाउंटिंग का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से जो अकाउंटिंग का रोल है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है और काफ़ी बड़ा हो गया है. इन 1966 द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decision by users of information. तो 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA अकाउंटिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन का, मेजरिंग का और कम्युनिकेशन का इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन के. मतलब जो भी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे वो आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और कम्युनिकेट करता है उस इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को उन लोगों तक, उन इंटरेस्टेड यूजर्स तक जो कि डिसीजन लेते हैं और जजमेंट्स देते हैं. In 1970, the Accounting Principal Board of AICPA also emphasized that the function of accounting is to provide quantitative information, primarily financial in nature, and economic entities that is intended to be useful in making economic decision. तो 1970 में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड है AICPA का वो हमें इम्फेसाइज किया है कि जो अकाउंटिंग का फंक्शन है वो हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल नेचर के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिक एंटिटीज़ के बारे में बताता है दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जिसकी वजह से हम डिसीजन ले पाते हैं. अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड information relating to the economic events of an organization to the interested user of such information. तो जो अकाउंटिंग है उसका जो पूरा कंक्लूजन हम इन सभी डेफिनेशन से निकालते हैं वो ये पता चलता है कि जो अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन का, किसी भी ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफिकेशन का, मेजरिंग का, रिकॉर्डिंग का और कम्युनिकेटिंग का, जो कि जिससे कि हम लोग एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं और किसी भी इकोनॉमिक इवेंट से. मतलब जो अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है किसी भी ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग का, जिसकी वजह से किसी भी इकोनॉमिक इवेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट का जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें ये एक इंफॉर्मेशन पता चलती है जिसको कि हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूज़र को. तो ये दिया है. इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन. तो अगर हमें अकाउंटिंग के नेचर को अच्छे से समझना है तो हमें कुछ नीचे दिए गए एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझना होगा, उनके डेफिनेशन को समझना होगा. तो क्या क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन. तो 1.1.1 इकोनॉमिक इवेंट्स. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इकोनॉमिक इवेंट्स को रखते हैं. एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस to a business organization which consists of transaction and which are measurable in monetary terms. तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स रखते हैं
और उस इकोनॉमिक इवेंट्स को हम क्या कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कुछ इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, मतलब किसी यूनिट में मेजर किया जा सके। फॉर एग्जांपल इंडिया का रुपीज़ हो गया, अमेरिका का डॉलर हो गया। फॉर एग्जांपल purchase of machinery, installing and keeping it ready for manufacturing is an event which comprise number of financial transactions such as buying a machine, transportation of a machine, site preparation for installation of a machine, expenditure incurred on its installation and trial runs। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि इकोनॉमिक इवेंट्स हम किसे कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई मशीनरी खरीदे अपने बिजनेस में, जिसके लिए आप खरीदेंगे तो आप कुछ पैसे देंगे, जो कि मॉनिटरी टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो उसे हम इकोनॉमिक इवेंट्स कहेंगे। इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अब मशीनरी तो खरीद लिए, अब हम उसे इंस्टॉल करेंगे और उसे रेडी करेंगे कुछ भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसके लिए भी हमें पैसा लगेगा, तो वो भी इकोनॉमिक इवेंट आ जाएगा। एन इवेंट विच कंप्राइज नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ भी मशीनरी खरीदने में, उसे इंस्टॉल करने में, उसे रेडी करने में काफ़ी सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे खरीदने के और बेचने के। तो ये क्या ये कौन से इवेंट्स हो गए, ये इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए। फिर यहाँ पे आ जाता है an event which comprise number of financial transactions such as buying a machine, transportation of machine, site preparation for installation of a machine, expenditure incurred on the installation and trial runs। तो हाँ, जो भी हम मशीनरी खरीदे उसमें काफ़ी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे कि मशीन को ख़रीदने में जो पैसा लगेगा, वो उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे हम एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। फिर साइट प्रिपेयर करेंगे हम कि हम उस मशीन को कहाँ पे इंस्टॉल करें, उसमें भी पैसा लगेगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, फिर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें भी खर्चा होगा, और फिर जब उसे हम ट्राई करेंगे तो उसमें भी खर्चा होगा, फॉर एग्जाम्पल बिजली बिल आएगा। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आ जाएंगी। दस अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज बंच ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन इकोनॉमिक इवेंट। तो इससे कि हमें ये पता चलता है कि जो अकाउंटिंग है वो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन रखता है इकोनॉमिक इवेंट्स के। इफ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन इनसाइडर, between outsider and an organization, these are known as external events। The following are the example of such transaction। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, मतलब कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप कुछ अपना सामान किसी बाहरी आदमी को बेच रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, तो वो कैसा इवेंट आ जाएगा, वो एक्सटर्नल इवेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक इवेंट तो रहेगा लेकिन एक्सटर्नल इवेंट हो रहेगा, वो एक्सटर्नल इवेंट भी रहेगा वो। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं। सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर, अब आप कुछ भी चीज़ है आप उसे कस्टमर को बेच रहे हैं, तो वो कैसा, कस्टमर तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, तो वो भी एक्सटर्नल इवेंट हो जाएगा। रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर बाय ABC लिमिटेड, मान लीजिए ABC किसी कंपनी का नाम है, तो जो ABC का लिमिटेड कंपनी है वो कस्टमर को कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके लिए वो पैसे चार्ज करती है। तो इकोनॉमिक इवेंट तो हो गया, पर क्योंकि वो कस्टमर है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है और कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, इसीलिए ये भी एक्सटर्नल इवेंट हो जाएगा। परचेस ऑफ मशीनरी फ्रॉम सप्लायर, अब कुछ भी मशीन हम सप्लायर से खरीद रहे हैं। अब मशीन हम खुद तो बनाएंगे नहीं, मशीन तो हमें ख़रीदना ही पड़ेगा। अब मशीन हम ऑर्गेनाइजेशन के आदमी से अगर ख़रीदेंगे तो समझ लीजिए कि आप खुद ही बना रहे हैं, लेकिन खुद तो बना नहीं सकते ना, तो इसीलिए आप सप्लायर से ख़रीदोगे। और क्योंकि यहाँ पे सप्लायर आ जा रहा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, बिजनेस का नहीं है, तो ये भी एक्सटर्नल इवेंट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, अब आप मान लीजिए आप किराएदार हैं, मतलब आप किराए में रहते हैं और अपने लैंडलॉर्ड को आप पैसा देंगे, मंथली रेंट देंगे आप वहाँ पे रहने का, उस जगह पे रहने का, तो ये भी एक्सटर्नल इवेंट हो जाएगा। क्योंकि जो आप हैं, आप उसके किराएदार के ऑर्गेनाइजेशन के तो हैं नहीं, लैंडलॉर्ड के ऑर्गेनाइजेशन के तो हैं नहीं, ठीक है। उसके बाद एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज। अब इंटरनल इवेंट्स क्या होते हैं कि
जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, वो सारा चीज़ एंटरप्राइज के अंदर का हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हो रहा है। मतलब कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया होगा कि आप जो लेबर्स हैं आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में, उन्हें आप पैसे देते हो, तो लेबर्स तो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके कंपनी के ही हो गए। तो जो भी आप उन्हें पैसा दे रहे हो वो इंटरनल इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और कंपोनेंट्स खरीद रहे हो स्टोर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देने के लिए, द स्टोर डिपार्टमेंट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो अब आप स्टोर डिपार्टमेंट से खरीदोगे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तक को दोगे, तो ये भी तो इंटरनल इवेंट ही हो गया ना, अंदर का ही काम हो रहा है ना, हम किसी को बेच तो नहीं रहे फाइनल प्रोडक्ट, तो ये भी इंटरनल इवेंट हो जाएगा। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दे दिया है कि आप पेमेंट करोगे अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वही एग्जांपल है यहाँ पे, और एट्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनल इवेंट कहलाई जा सकती हैं। फिर 1.1.2 आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं एक ही टॉपिक में, तो अब हम उसे पढ़ लेते हैं। जो प्रोसेस हम लोग देखे थे ना, डेफिनेशन में दिया था कि जो अकाउंटिंग है वो प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग का, तो वही अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड टू आइडेंटिटी इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड। तो ये हमें डिटरमाइन करना रहता है ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करने के लिए कि जो इवेंट है उसे रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। मतलब कोई भी इवेंट होता है अगर कंपनी में, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सभी इवेंट फाइनेंशियल इन नेचर ही हों, सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना ही हो हमें। तो यहाँ पे हम इवेंट को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फाइनेंशियल रूप में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में है कि नहीं है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दूज इवेंट्स दैट आर ऑफ कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको अभी कि हमें ऑब्जर्व करना रहेगा सभी एक्टिविटीज़ को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, और उनमें से हमें सेलेक्ट करना रहेगा उन एक्टिविटीज़ को जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर जिनका हो, ठीक है, एंड रिलेट और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट्स therefore are evaluated for deciding whether it has to be recorded in book of account। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा और इकोनॉमिक इवेंट्स होगा, उन सभी को हमें इवेल्युएट करना रहेगा और डिसाइड करना रहेगा कि हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इम्पॉर्टेंट, बट नॉन ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनकी वैल्यू है ना, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज़, ये कुछ भी आप जो भी मैनेजमेंट रहेगा आपके बिजनेस का, उनमें अगर आप कुछ चेंजेस करोगे, है ना, किसी भी इंसान को आप अपॉइंट करोगे, है ना, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ रहेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। मैनेजमेंट में आप कुछ चेंजेस लाओगे तभी हो सकता है आपको प्रॉफिट मिले, है ना, किसी भी बंदे को आप अपॉइंट करोगे, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनमें से कुछ भी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? बिकॉज इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू है लेकिन मॉनिटरी टर्म्स में हम इसे नहीं लिख सकते, ठीक है। However, when a company makes a sell or purchase, whether on cash or credit, or pays salary, it is recorded in books of account। तो जैसे ये चीज़ें तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, है ना। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, आपकी कंपनी है, आप उसमें सेल कर रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो चाहे वो क्रेडिट में हो, मतलब चाहे वो लोन में हो, किश्त में हो, या फिर आप कैश दे के खरीद रहे हो या कैश लेके बेच रहे हो, ये सभी चीज़ें
या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हो, ये सभी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये सभी चीज़ें मॉनिटरी टर्म्स में लिखी जा सकती हैं और इनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है। ये आप पैसे देकर करते हो, तो ये फाइनेंशियल इन नेचर है। ठीक है? फिर मेजरमेंट, इट मीन्स quantification including estimates of business transaction into financial terms by using monetary unit। तो अब हमें जो भी ट्रांजैक्शन आप आइडेंटिफाई तो कर लिए कि हाँ ये फाइनेंशियल इन नेचर है, ये फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है। तो अब जो फाइनेंशियल इन नेचर जो चीज़ें हैं उन्हें आप जो रिकॉर्ड करोगे उनका आपको वैल्यू निकालना रहेगा मॉनिटरी यूनिट में। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में अगर आप कुछ बेचते हो, फॉर एग्जांपल 10 लाख का ट्रक आप बेच रहे हो, तो आपको ये तो पता आपके बिजनेस में आप 10 लाख का ट्रक मान लो खरीद रहे हो। ठीक है? तो आप खरीद तो लिए, आपको ये पता चल गया कि हाँ इसमें मैं पैसे दे रहा हूँ, मतलब ये कि ये मॉनिटरी टर्म्स में लिखी जा सकती हैं, ये फाइनेंशियल इन नेचर हैं। तो अब आपको उनकी मॉनिटरी यूनिट लिखनी रहेगी। मॉनिटरी यूनिट कितनी होगी? 10 लाख रुपए। ठीक है? यहाँ पे जैसे रुपीज़ एंड पैसा आर अ मेजरिंग यूनिट, तो यहाँ पे जैसे इंडिया में रुपीज़ हो गई मेजरिंग यूनिट, अमेरिका में डॉलर होगी। इफ़ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड इन मॉनिटरी टर्म्स, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब आपको ये तो आप आइडेंटिफाई तो कर लिए, लेकिन अगर आप उसे मॉनिटरी टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हो तो ये चीज़ें फाइनेंशियल इन नेचर नहीं होंगी, और अगर फाइनेंशियल इन नेचर नहीं होगी तो आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड इन मॉनिटर, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स और चेंजेस इन पर्सनल आर नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसी वजह से, क्योंकि ये जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया उनको हम फाइनेंशियल इन टर्म्स में कुछ चीज़ें नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नए मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, या फिर कुछ पर्सनल चेंजेस ला रहे हो उसमें, है ना, तो ये सभी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज ये फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, इसमें पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है। ठीक है? फिर आ जाता है रिकॉर्डिंग। Once the economic event are identified and measured in financial terms, these are recorded in books of account in monetary terms and in a chronological order। ठीक है? तो अब जो आप इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए, अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे रिकॉर्ड करोगे। मतलब तब से आप कुछ लिख नहीं रहे थे, ना आप आइडेंटिफाई करने में लिख रहे थे, ना मेजरमेंट करने में लिख रहे थे। अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट खोलोगे और उसमें लिखोगे उसकी मॉनिटरी यूनिट को। ठीक है? और इसे भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। ठीक है? सस्ते से महंगा या महंगे से सस्ता। ठीक है? रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट इज नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एंड प्री वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड इज मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको उसे इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से फाइनेंशियल कैरेक्टर्स को लिखना है, रिकॉर्ड करना है कि वो अच्छे से समराइज भी हो जाए और अच्छे से इस्टेब्लिश रहें, ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हमें वो तुरंत मिल जाए। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन। The economic events are identified, measured, and recorded in order that the pertinent information is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external users। ठीक है? अब कम्युनिकेशन में क्या है? द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। अब आप इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर लिए हो, मेजर भी कर लिए हो, रिकॉर्ड भी कर लिए हो, है ना? ऑर्डर दैट आर पेटेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द सर्टेन ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। अब आप ये सभी चीज़ें तो कर लिए हो, लेकिन अब आपको डिसीजन दिलाने के लिए काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आप इसे कम्युनिकेट करोगे। ठीक है? आप इन्हें उन लोगों को प्रोवाइड करोगे। अब कैसे प्रोवाइड करोगे? द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। आप इसे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की तरह वजह से कम्युनिकेट कर पाओगे।
ठीक है। These reports provide information that are useful to a variety of users who have an interest in assessing the financial performance and the position of an enterprise, planning and controlling business activities and making necessary decision from time to time. अब आप इन्हें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की वजह से आप इन्हें कम्युनिकेट तो कर दिया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अब ये काफ़ी सारे यूज़र्स को मिलेंगी और जो कि इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस के, आपके एंटरप्राइज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, आपके एंटरप्राइज के पोजीशन के बारे में, आपके एंटरप्राइज के प्लानिंग के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में और डिसीजन लेने के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो डिसीजन लेगा, टाइम टू टाइम उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में ही आप ही कोई डिसीजन लोगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चाहिए होगा ना, रिपोर्ट्स तो चाहिए ही होंगी। तो यही इंटरेस्टेड यूजर्स को सभी चीज़ें टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो कोई भी डिसीजन ले पाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टर है, उसे इन्वेस्ट करने का मन होगा अगर आपके बिजनेस में, तो वो पहले चेक करेगा, आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखेगा कि कैसी हैं आपकी परफॉर्मेंस, तब जाके वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड be designed in such a way that the right information is communicated to the right person at the right time. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जानी चाहिए ताकि सही इंफॉर्मेशन सही इंसान को सही टाइम पे मिल पाए। रिपोर्ट्स कैन बी डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द यूज़र। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो या तो आप डेली प्रोवाइड कर सकते हो या वीकली प्रोवाइड कर सकते हो या मंथली प्रोवाइड कर सकते हो या फिर क्वार्टरली प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब साल में 3 बार या साल में 5 बार ऐसे। वो डिपेंड करता है कि जो यूज़र हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसे चाहिए। ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द अकाउंटेंट एबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन प्रेजेंटिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब जो रिपोर्ट्स हैं आप उन्हें प्रोवाइड तो करोगे डेली, वीकली और मंथली और क्वार्टरली, तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है कम्युनिकेशन का, वो प्रोसेस यही होना चाहिए कि वो जो अकाउंटेंट्स हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें इतनी एबिलिटी हो, उसमें इतनी एफिशिएंसी हो कि वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए यूज़र को, वो तुरंत मिल जाए। फिर 1.1.3 ऑर्गेनाइजेशन। Organization refers to a business enterprise whether the profit or not for profit motive। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटरप्राइज का, उसके काम से हमें ये पता चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटरप्राइज से ही रिफ़र करता है, जो जिससे कि हमें ये पता चलता है कि या तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, मतलब उसका मोटिव क्या है उस बिज़नेस का। वो डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है उसका साइज़ क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। और जो एक्टिविटीज़ क्या कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसने क्या क्या ऑपरेशन किए हैं, उसने क्या क्या काम किया है। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरी, कॉन्कर्न पार्टनरशिप, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहा है, उसका ऑपरेशन का साइज़ कितना है, वो जो भी काम कर रहा है वो कितना बड़ा काम कर रहा है ना। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी बिजनेस टाइप हो सकता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी काम करती है ना, लोकल अथॉरिटी भी कर सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी करते हैं और काफ़ी सारे और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, और या फिर चाहे कुछ भी एसोसिएशन जो होता है पर्सन का, वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर 1.1.4 इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज अ मीन्स बाय विच necessary financial information about business enterprise is communicated and is also called the language of a business। तो जो अकाउंटिंग है वो नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि ज़रूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, वो बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में कम्युनिकेट करता है। ठीक है। और इसीलिए इसे हम लैंग्वेज कहते हैं बिजनेस का लैंग्वेज क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। मैनी यूजर्स नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। काफ़ी सारे यूजर्स होते हैं जिन्हें की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, एंटरप्राइज की इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। दिस यूजर कैन बी डिवाइडेड इनटू
टू बोर्ड कैटेगरीज। तो ये जो यूज़र्स होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे है इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। Internal users include chief executive, financial officer, vice president, business unit managers, plant managers, store managers, line supervisors, etc. तो जो ये इंटरनल यूजर्स होते हैं उनमें कौन कौन आ सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव आ सकता है कंपनी का, फाइनेंशियल ऑफिसर आ सकता है कंपनी का, वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है, बिजनेस यूनिट मैनेजर आ सकता है, प्लांट मैनेजर आ सकता है, स्टोर मैनेजर आ सकता है, लाइन सुपरवाइजर्स आ सकता है, और काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं जो कि उस बिजनेस से बिलोंग करें, उस बिजनेस के अंदर के हों। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं। फिर एक्सटर्नल यूज़र किन लोगों को रखता है? प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, creditors, banks and other financial institutions, debenture holders and the other lenders, tax authorities, regulatory agencies, Department of Company Affairs, registrar of companies, Securities Exchange Board of India, लेबर यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स एट्सेट्रा। काफ़ी सारे लोग आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स में भी, जैसे कि हो गए हमारे प्रेजेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर होंगे, जो जैसे कि शेयर होल्डर होते हैं ना, एक कंपनी के 100% में से 70% शेयर होल्डर ये हो गया, 30% ये हो गया, 25% ये हो गया, ऐसे टाइप। तो ये सभी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि अभी तक इन्वेस्ट तो नहीं करे पर सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करेंगे। क्रेडिटर्स है ना, जो कि कंपनी को लोन प्रोवाइड करे हो, फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, लेंडर्स हो गए। फिर टैक्स अथॉरिटीज़ भी आती हैं जो कि टैक्स लिया करती हैं कंपनी से, तो उन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। रेगुलेटरी एजेंसीज, कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना, रेगुलेटरी एजेंसीज जो कि कंपनी को रेगुलेट करती हो, उसके नियम कायदे कानून समझाती हो, है ना। लेबर यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स भी आ सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के कस्टमर हैं, तो आपको चाहिए होगा ना कि हाँ, अगर ये कंपनी मुझसे इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मतलब मुझे कितने का घाटा हो रहा है, मतलब मैं कितना सामान की लागत मान लीजिए 5 रुपये और आपको वो 10 रुपये में बेच रहा है, तो आपको जस्ट डबल प्राइस में आपको बेच रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे 50% जो भी उसकी लागत है उसका डबल देना पड़ रहा है। ठीक है। फिर सिंस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे जो प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का, जो मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का, जो मेन काम है अकाउंटिंग का, वो यही है कि वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, काम के लायक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके डिसीजन लेने के लिए। इट मीन्स टू एन एंड, for decision making, it means to an end which the with the end being the decision that is helped by the availability of accounting information। तो हाँ, जो मेन अकाउंट फंक्शन है अकाउंटिंग का, वो यही है कि वो अच्छे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें डिसीजन लेने के लिए, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका अवेलेबल होना ज़रूरी है, ये पता चल सके। फॉर एग्जांपल आप अच्छे से, मतलब जो भी मेन काम है अकाउंटिंग का, वो हमें एट द एंड डिसीजन लेने में मदद कर सके। ठीक है। फिर यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड द यूजर्स लेटर इन दिस चैप्टर, और आप यूजर्स के टाइप के बारे में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे हम।